आइए बच्चों, अब देखते हैं चैप्टर 5 की एक्सरसाइज। इसका पहला क्वेश्चन 5.1, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ ए कांस्टेंट स्पीड। यानी कि आपको यहाँ पे ये जो 5 केसेस दिए हैं, इसमें जो नेट फोर्स लग रहा है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि ये फोर्स नहीं पूछा, नेट फोर्स पूछा है। नेट फोर्स जो लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपको देने। ऑलराइट, इसमें पहला केस है कि एक रेन ड्रॉप कांस्टेंट स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रही है। यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कांस्टेंट स्पीड से फॉल हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, सोचिए। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉलिंग करता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होती है। ऑलराइट, लेकिन यहां पे कहा है कि वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे फॉल हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, बट उसे ऊपर की ओर एयर का रेजिस्टेंस लग रहा होगा, और उस वजह से इसका फ्री फॉलिंग जो है कांस्टेंट स्पीड पे आ गया है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये जैसे कि रेन ड्रॉप है, तो इसमें नीचे की ओर ऑब्वियस सी बात है कि mg लगेगा, ठीक है, और इसमें ऊपर की ओर एफ आर लगेगा, रजिस्टिव फोर्स, एयर का रेजिस्टेंस जो होता है वो। तो ये जो रजिस्टिव फोर्स लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस जो लग रहा है, उसे वैसे तो विस्कियस फोर्स कहते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे एफ आर से दिखा रहा हूं। अब देखिए, अगर mg और एफ आर दोनों सेम हो जाए तो ऑब्वियसली इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि नीचे की ओर v इजकल टू कांस्टेंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसे में आप कह सकते हो कि इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0, F इजकल टू 0। नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं F नेट करके, तो F नेट इजकल टू यहाँ पे है 0। अब सेकंड केस देखते हैं, B, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। चलिए, ये भी कुछ इसके जैसा ही है, ए जैसा ही। यहाँ पे इस तरह से ये वाटर सरफेस है और इसके ऊपर आपको कहा है कि अ कॉर्क इज फ्लोटिंग। ये हो गया कॉर्क एंड इट इज फ्लोटिंग। ओके, तो ऐसे में क्या हुआ होगा, सोचिए। इसे mg लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, लगना ही चाहिए। नीचे की ओर mg लगेगा, लेकिन इसे ऊपर की ओर बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, Fb, बॉइंट फोर्स Fb, ठीक है। तो इस वजह से ये अभी तैर रहा है, ये फ्लोट हो रहा है। तो यहां पे mg और fb दोनों ही सेम अमाउंट के हो जाएंगे, इसलिए ना तो ये नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, ऐसा स्टेडी पड़ा है। तो रिजल्टेंट फोर्स या फिर कहें कि नेट फोर्स इसमें भी कितना हो जाएगा, 0। F नेट विल बी 0। नेक्स्ट देखते हैं, C, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। यानी कि एक पतंग स्काई में स्टेशनरी है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, सोचिए। देखिए, मैं यहां भी आपको फिगर के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। अब इस तरह से ये पतंग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे नीचे की ओर mg वेट लग ही रहा होगा, राइट। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे विंड इस तरफ राइट साइड में ब्लो हो रही होगी, तो उसकी वजह से पतंग को ऊपर की ओर लिफ्ट मिलेगा, यानी कि ऊपर की ओर फोर्स मिलेगा, जिसको मैं Fl नाम दे देता हूं। ये लिफ्ट की वजह से लगने वाला फोर्स है Fl। अब अगर ये दोनों ही फोर्स सेम हो जाए तो ये पतंग स्काई में ऐसे ही स्टेशनरी मोड में आ जाएगा। तो दोनों फोर्स सेम होने चाहिए, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसके ऊपर भी F नेट जो है वो 0 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन डी, अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ रोड। अब देखिए, कार अगर रफ रोड पे जा रही है तो ऑब्वियसली इसमें फ्रिक्शन तो लगेगा ही, राइट। मैं यहां पे दिखा देता हूं।
अब देखिए ये कार जो है ऐसे लेफ्ट साइड में v जितनी वेलोसिटी से जा रही है, ऑलराइट। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है ऐसा आपको कह दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार को आगे की ओर जो इंजन का फोर्स लग रहा होगा, इसे मैं नाम दे रहा हूं Fe, और पीछे की ओर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये दोनों सेम होंगे। आपको बात समझ में आ रही है? देखिए इंजन का फोर्स आगे की ओर लग रहा है, लेकिन रफ रोड ऐसा कहा है तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली पीछे की ओर लगेगा। अब अगर ये दोनों ही फोर्स सेम हो जाए तो v कांस्टेंट हो जाएगा ना इसका। तो यहां पे v कांस्टेंट है, यानी कि ये दोनों ही फोर्स अभी सेम है। अगर दोनों ही फोर्स सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां भी F नेट 0 होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि E। अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। समझिए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में है जहां पे वो किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट से बहुत ही दूर है, और साथ ही साथ वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रॉन का मास है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, लेकिन यहां पे क्लियरली कह दिया है कि किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट से बहुत दूर है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का भी फोर्स लग सकता है, लेकिन यह भी कह दिया कि यहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसी भी तरह का यहां पे फोर्स लगेगा नहीं। तो सीधा सा हमारा आंसर है कि F नेट यहां पे 0 हो जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि F नेट इज 0, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है इसके ऊपर, तो F नेट 0 है। तो इस तरह से इन पांचों ऑप्शंस में F नेट जो है 0 मिल रहा है आपको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 5.2। अ पेबल ऑफ मास 0.05 किलोग्राम थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल। चलिए यहां पे आप एक पेबल को ऊपर की ओर थ्रो करते हो और उसमें जो नेट फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको तीन अलग अलग सिचुएशन में देनी है। ए, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। देखिए यहां पे बहुत सीधी सी बात है कि ये पेबल आपने ऊपर की ओर फेंका है। अब अगर ऊपर की ओर फेंका है तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर होगी, ये सही बात है, लेकिन इसको नीचे की ओर जो mg फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो तो लगेगा ही। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें F नेट जो है वो mg जितना होगा, है कि नहीं, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है इसके ऊपर, तो mg जितना F नेट फोर्स होगा। और क्योंकि यहाँ पे m यानी कि मास दे दिया है 0.05 और g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें 0.5 न्यूटन। तो ये 0.5 न्यूटन का नेट फोर्स हो जाएगा। F नेट इज 0.5 न्यूटन, और डायरेक्शन कौन सी रहेगी इसकी, डाउनवर्ड। ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ऑलराइट, सेकंड केस, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। अब अगर पेबल नीचे की ओर आ रहा है, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये पेबल नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर है, ठीक है, बट इसके ऊपर mg फोर्स तो अब भी लगेगा ही। नीचे की ओर आ रहा है तो भी mg फोर्स तो लगेगा ही, यानी कि यहां भी F नेट जो है वो mg जितना ही हो जाएगा, और mg हमने कैलकुलेट किया है 0.5 न्यूटन होता है, तो ये 0.5 न्यूटन जितना F नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगा, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। ऑलराइट, तो दोनों ही केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब देखते हैं C। एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरी एट रेस्ट, डू योर आंसर्स चेंज इफ द पेबल वॉज थ्रोन at an angle 45 degree with the horizontal direction, ignore air resistance। पहले हम इसका आंसर दे देते हैं कि अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे है जहां पे वो मोमेंटरी रेस्ट पे है,
तो उस हाल में इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? ये घुमा फिरा के दरअसल एक ही बात पूछ रहे हैं। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी होगी 0। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ग्रेविटेशन तो इसे छोड़ेगा नहीं, यानी कि mg नीचे की ओर लगेगा ही लगेगा। तो यहां भी एफ नेट जो है वो mg जितना ही हो जाएगा, और एफ नेट 0.5 न्यूटन आ रहा है तो 0.5 न्यूटन मिलेगा ये, और ये फोर्स डाउनवर्ड ही लगेगा। तो यहां पे आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन की प्रेजेंस में चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो या स्टेडी पड़ा हो, इसमें नेट फोर्स mg जितना लगता ही है, और वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। अब यहां पे ये पूछा है कि अगर आप इसे 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करते, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे थ्रो करते, तो क्या आपका आंसर बदल जाता? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर ये 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया होता तो ये वेलोसिटी जो मैंने ऊपर दिखाई वो इस तरफ होती, है ना, फिर भी mg तो नीचे लगता ही। अगर इसकी बात करें तो ये वेलोसिटी ऐसे क्रॉस में आ रही होती तो भी mg नीचे लगता ही, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इस पेबल को दरअसल एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली होती, लेकिन फिर भी mg तो लगता ही। जरा ये बात मैं यहाँ पे आपको फिगर के साथ समझा देता हूँ। देखिए, अगर ये पेबल 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया होता तो दरअसल इसकी जो मोशन है ना वो इस तरह से होती, पैराबोलिक शेप में, क्योंकि ये दरअसल प्रोजेक्टाइल मोशन ही बन जाती है कि नहीं। अब ऐसे में जब ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये पेबल ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, तब भी mg तो नीचे लगेगा ही। मैं जरा ये शो कर देता हूं। ये पेबल यहां पे है तो इसको नीचे की ओर mg लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और अगर ये नीचे की ओर आ रहा है, यहां पे होगा तब वो नीचे की ओर आ रहा होगा, तब भी उसे mg नीचे लगेगा ही, नो चेंज। और जो हाईएस्ट पॉइंट पे है, ये हो गई इसकी हाईएस्ट पीक पॉइंट, यहां पे भी इस पेबल को नीचे mg तो लगेगा ही, ग्रेविटेशन थोड़ी छोड़ेगा इसको। हाँ, यहां पे इसके पास एक वेलोसिटी होगी जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, जो कि v0 cos थीटा 0 जितनी होती है, यानी कि यहाँ पे v0 cos 45 होगी। बस इतना एक डिफरेंस है। बाकी इन तीनों ही केस में नीचे की ओर mg वही एक नेट फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है, तो इसमें आंसर चेंज नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नो आंसर्स विल नॉट चेंज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 5.3। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 kg ए जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। यानी कि एक स्टेशनरी ट्रेन में से विंडो में से आप एक स्टोन को ड्रॉप करते हो, तो ड्रॉप करने के बाद तुरंत ही उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स आपको फाइंड करना है। देखिए, जैसे ही ये स्टोन ड्रॉप होगा तो सीधी सी बात है, इसके ऊपर नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा, राइट, और यही इसका नेट फोर्स है। तो यहां पे एफ नेट यानी कि mg, और देखिए m की वैल्यू आपको दे दी है 0.1 और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन। यानी कि 1 न्यूटन का नेट फोर्स इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे केस में। बी, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम ए विंडो ऑफ ए ट्रेन रनिंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और उसकी विंडो में से आप इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? वैसे तो कुछ नहीं। समझिए, ये ऑब्जेक्ट, ये स्टोन
अभी आपने यहाँ से ड्रॉप किया तो इसको ऑलरेडी वी वेलोसिटी मिली होगी। वी यानी कि यहाँ पे जो आपको 36 किलोमीटर पर आवर दी है वो वेलोसिटी इसके पास होगी, राइट, बट वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। अब इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो तो लगेगा ही ना, ग्रेविटेशन थोड़ी छोड़ेगा इसको। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एफ नेट जो है, एफ नेट वो एम जी ही होगा, और अगर एम जी है तो वो 1 न्यूटन जितना ही होगा, और इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही होगी। आ रही बात समझ में? देखिए ये ट्रेन में जब था तब ट्रेन ऑलरेडी कांस्टेंट वेलोसिटी से 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, ठीक है, और इस वजह से इस स्टोन में भी 36 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। और जब आप स्टोन को ड्रॉप करते हो तो ड्रॉप करने की वजह से उसके ऊपर mg वर्क करेगा, यानी कि g जितने एक्सेलेरेशन से ये नीचे की ओर भी जाएगा, ऑलराइट। तो इससे इसकी मोशन जो है वो कुछ ऐसी होगी, इस तरह से पैराबोलिक टाइप की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी एक्सेलेरेटेड मोशन होगी, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये पैराबोलिक मोशन होगी। बट द पॉइंट इज हमें यहाँ पे ये मांगा है कि नेट फोर्स कितना होगा। तो भाई नेट फोर्स तो एक ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो होगा mg यानी कि 1 न्यूटन। अब देखते हैं सी। देखिए यहाँ पे जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सलेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए अब ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे ट्रेन जो है वो एक्सेलेटेड मोशन में, पहले केस में कांस्टेंट वेलोसिटी थी, अब यहाँ पे एक्सेलेशन है। तो जब तक पत्थर आपने पकड़ के रखा है तब तक उस पत्थर में भी एक्सेलेशन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे ही आप इस पत्थर को ड्रॉप कर देते हो तो वो अपनी हिस्ट्री को याद नहीं रखता। देखिए आपने टेक्स्ट बुक में एक बात पढ़ी है कि ऑब्जेक्ट अपने ऊपर लगने वाले फोर्स या एक्सेलेशन की हिस्ट्री को याद नहीं रखता। जो भी एक्सेलेशन या जो भी फोर्स है वो उस मोमेंट का, उस इंस्टेंट का फोर्स या एक्सेलेशन होता है। जैसे ही उसके ऊपर लगने वाला फोर्स जीरो होता है तो एक्सेलेशन भी इमीडिएटली जीरो हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे लागू होने वाली है कि ट्रेन में जब तक पत्थर आपने हाथ में पकड़ के रखा था तब तक उसको एक्सेलेशन मिल रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ट्रेन की विंडो से इसे ड्रॉप कर देते हो तो अब उसमें एक्सेलेशन नहीं होगा। जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेशन था वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेशन अब इसमें नहीं होगा, राइट। तो फिर अब तो एक ही फोर्स बचा वापस, वही ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां भी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक नेट फोर्स होगा। मैं यहां पे जस्ट आपको दिखा देता हूं। वैसे एक बात है कि जब आपने इसे ड्रॉप किया तब इसके पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी थी, तो वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, राइट। इसको मैं v0 ऐसे कह देता हूं। तो ये ऑब्जेक्ट v0 जितनी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होता रहेगा, बट साथ ही साथ इसके ऊपर जो mg फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन भी करेगा। तो वापस केस बी जैसी बात होगी कि ये भी पैराबोलिक शेप में ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मोशन करेगा। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो कि यहाँ पे एफ नेट कितना होगा, तो आंसर है एफ नेट तो भाई mg जितना ही होगा, और अगर ये mg है तो 1 न्यूटन ही होगा, और इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही होगी। आगे बात पूरी समझ में? अब देखते हैं डी। लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन विच इज एक्सलेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन, निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस थ्रू आउट। ओके, अब इसे जरा समझते हैं। देखिए क्या कहा है यहां पे। ट्रेन के फ्लोर पे एक पत्थर पड़ा है, राइट। मैं इसे जरा यहां पे शो कर देता हूं। देखिए ये है ट्रेन का फ्लोर और इसके ऊपर मान लीजिए कि ये पड़ा है पत्थर, राइट। अब ये ट्रेन ऐसे राइट साइड में एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है जहां पे a इजकल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दे दिया है, ऑलराइट। तो इस हाल में इस पत्थर के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हमें फाइंड करना है। देखिए एक बात तो सही है
कि इसमें नीचे की ओर mg तो लग ही रहा होगा, राइट। जैसे ही mg लगता है तो इसे नॉर्मल फोर्स सरफेस के द्वारा ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, है कि नहीं। अब ये दोनों ही फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट यानी कि पत्थर के ऊपर ही लग रहे हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल फोर्स और mg सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन तो आपको दिख ही रही है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बट एक और चीज है, देखिए जब ये ट्रेन का फ्लोर एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो इसे स्यूडो फोर्स पीछे की ओर लगेगा, याद है। तो स्यूडो फोर्स लगने की वजह से ये पीछे जाने की कोशिश करेगा, पीछे स्लिप होने की कोशिश करेगा, बट यहां पे सरफेस में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन उसे स्लिप नहीं होने देगा। अब बताइए कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन होगा इंपेंडिंग मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसकी इंपेंडिंग मोशन तो ऑब्वियसली पीछे की ओर है, तो फ्रिक्शन इसे आगे की ओर लगेगा, राइट। तो मैं ये फ्रिक्शन आगे की ओर दिखा देता हूं। ऑब्वियसली बात है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे Fs। और ये Fs कितना होगा, ये Fs ऑब्वियसली स्यूडो फोर्स जितना ही होगा, Fp जितना, और Fp कितना होता है, Ma जितना, राइट। यहां पे m यानी कि मास आपको दे दिया 0.1 किलोग्राम, एक्सलेशन है 1, तो ये हो जाएगा 0.1 न्यूटन, राइट। तो इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो 0.1 न्यूटन है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि F नेट कितना होगा। अब इसका आंसर आप दे सकते हो, देखिए यहां पे ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो गए, एक ही फोर्स बचा, ये Fs है कि नहीं। देखिए स्यूडो फोर्स मैं ड्रॉ नहीं करूंगा यहां पे, क्योंकि स्यूडो फोर्स ये वर्चुअल फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स है, समझ रहे हो आप, इसलिए उसे शो नहीं किया जाता। दरअसल समझिए यहां पे पीछे की और इसे कोई फोर्स लगता नहीं है, ये ट्रेन एक्सलेट होती है तो इनर्शिया की वजह से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहने की कोशिश करता है, इसलिए इस फ्लोर की रिस्पेक्ट में, ट्रेन की रिस्पेक्ट में इस पत्थर को पीछे की ओर फोर्स लगा, ऐसा हम कहते हैं, जिसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। दरअसल वो रियल फोर्स नहीं है, इसलिए उसे मैं शो नहीं करूंगा। अरे बात समझ में। तो यहां पे अब तीन ही फोर्स बचे, ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो गए, बचा एक ही फोर्स Fs, और ये जो Fs फोर्स है, इस Fs फोर्स की वजह से ही ये पत्थर इस ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ता जाता है, यानी कि स्लिप नहीं होता है। और अब बात आ रही है कि भाई F नेट कितना, तो F नेट Fs जितना और Fs कितना 0.1 न्यूटन जितना। और ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली मोशन की डायरेक्शन में। मैं यहां पे लिख देता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। ट्रेन की जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 4 सिचुएशन में आंसर्स मांगे थे। पहले में 1 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरे में भी 1 न्यूटन का नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तीसरे में भी 1 न्यूटन का नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और चौथे में 0.1 न्यूटन का फोर्स, और वो ट्रेन की मोशन की डायरेक्शन में। अब देखते हैं क्वेश्चन 5.4। One end of a string of length L is connected to a particle of mass small m and the other to a small peg on the smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed towards the center is what? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहां पे T यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग है। अब पहले तो इस क्वेश्चन को इस फिगर से समझाता हूं आपको। देखिए ये है एक स्मूथ टेबल और यहां पे ये पैग लगा हुआ है, एक कील जैसा लगा हुआ है, और उसके साथ ये स्ट्रिंग बंधी हुई है। इस स्ट्रिंग की लेंथ ये आपको दे दी है L करके, मैं यहां पे लिख देता हूं लेंथ है L, ऑलराइट। और यहां पे एक m मास का कोई ऑब्जेक्ट बांधा हुआ है, ये m मास का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखिए इस तरह से ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका सेंटर ये पैग है।
इसकी वेलोसिटी v है जो कि मैंने टेंजेंशियल डायरेक्शन में शो की है। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना है कि इसमें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। अब समझिए, जब ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा तो ऑब्वियसली इसे बाहर की ओर स्यूडो फोर्स लगेगा, जिसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स भी कहते हैं। बट मैंने आपको आगे ही कहा कि स्यूडो फोर्स हम दिखाते नहीं है। तो उस स्यूडो फोर्स की वजह से इसमें स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जैसे ही स्यूडो फोर्स लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा। और ये टेंशन आप ऐसे शो कर सकते हो, मैं यहां पे दिखा रहा हूं। देखिए, इस तरह से ये टेंशन प्रोड्यूस होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है टेंशन टी। ऑलराइट, तो इस ऑब्जेक्ट पे ये टेंशन टी ऐसे अंदर की ओर प्रोड्यूस होगा, और ये टेंशन ही यहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा, यानी कि इस सर्कुलर मोशन को जारी रखेगा। चलिए, अब इस टेंशन का इक्वेशन हम ऐसे बना सकते हैं। हियर टेंशन T will be equal to Fc and Fc will be equal to mv square upon r, बट यहां पे r की जगह पे आ जाएगा l, क्योंकि ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की वही इसकी रेडियस भी है। तो ये जो टेंशन है वो सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स Fc का इक्वेशन mv स्क्वायर अपॉन r, लेकिन r की जगह पे हम ले सकते हैं l। बट हमें जो यहां पे फाइंड करना है वो है F नेट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। अब देखिए, नेट फोर्स के तौर पे एक ही चीज है यहाँ पे, टेंशन T, और तो कुछ है नहीं। यहाँ पे एक ही टेंशन T लग रहा है, वही नेट फोर्स है। अगर इक्वेशन चाहे तो हम दे सकते हैं, और वो हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन l। ठीक है, बट ऐसा इक्वेशन वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन है t, दूसरा t माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल है, तीसरा t प्लस एम स्क्वायर अपॉन एल है, और चौथा 0 है। तो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर होगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 को टिक कर देता हूं, ये है हमारा आंसर, यानी कि F नेट। अब देखते हैं क्वेश्चन 5.5। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स of 50 Newton is applied on a body of mass 20 kg moving initially with a speed 15 meter per second. How long does the body take to stop? देखिए, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 20 kg, वो ऑलरेडी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। उसके ऊपर आप रिटार्डिंग फोर्स लगाते हो 50 न्यूटन का, यानी कि मोशन की अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हो। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को पूरा रुक जाने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, पहले तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज दी है वो लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे फोर्स दिया है रिटार्डिंग फोर्स, तो रिटार्डिंग फोर्स है तो मुझे माइनस लिखना चाहिए, -50 न्यूटन। फिर बॉडी का मास वो दे दिया है आपको 20 kg। ऑलराइट, इनिशियल स्पीड v0 नाम दे रहा हूं, ये है 15 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली इस बॉडी को आपको रोक देना है, इसलिए फाइनल स्पीड v0 हो जाएगी, और इसमें टाइम कितना लगेगा वो आपको फाइंड करना है। देखिए, अगर पहले हम एक्सेलेरेशन फाइंड कर लें तो फिर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन से ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक्सेलरेशन a = f अपॉन m, इक्वेशन है आपके पास। अब f यानी कि -50 न्यूटन डिवाइड बाय मास, वो है 20 kg, तो ये हो जाता है -2.5 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। राइट, ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन, रादर कहना चाहिए कि ये है रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन। राइट, अब देखिए, अब हम लेते हैं इक्वेशन v = v0 प्लस at। इसमें से मुझे t फाइंड करना है, तो t हो जाएगा v माइनस v0 डिवाइड बाई a। अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दो आप, v यानी कि 0 माइनस v0 यानी कि 15, और एक्सेलरेशन a जो है वो है -2.5। ठीक है, तो ये -15 अपॉन -2.5 मिलेगा आपको। तो इन दोनों का रेशियो t = मिल जाएगा आपको 6 सेकंड। तो ये है हमारा आंसर कि यहां पे इसे पूरा रुक जाने में 6 सेकंड का टाइम लगेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 5.6।
A constant force acting on a body of mass 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and the direction of the force? यानी कि यहाँ पे एक 3 kg का बॉडी है जिसकी ऑलरेडी स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। आप उसके ऊपर फोर्स लगा के 3.5 मीटर पर सेकंड कर देते हो 25 सेकंड के अंदर। ऑलराइट, तो आपको ये फाइंड करना है कि ये जो फोर्स आपने लगाया था उसका मैग्नीट्यूड कितना और उसकी डायरेक्शन कितनी। देखिए यहाँ भी पहले मैं जो फिजिकल क्वांटिटीज दे दी है लिख लेता हूँ। एक तो आपको मास दे दिया है जो कि है 3 kg, फिर इनिशियल स्पीड v0 ये है 2 मीटर पर सेकंड और फाइनल स्पीड v ये है 3.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसमें जो टाइम लगता है वो टाइम है 25 सेकंड। तो आपको इसमें से फोर्स फाइंड करना है। तो पहले तो हम इसमें से एक्सेलेरेशन फाइंड करेंगे। कैसे? हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन है v इक्वल टू v0 प्लस at। इसमें से आप एक्सेलेरेशन a फाइंड कर लीजिए v माइनस v0 बाई t इक्वेशन से। अब ये हो जाता है v यानी कि फाइनल वेलोसिटी 3.5 माइनस इनिशियल 2 डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है 25 सेकंड। तो यहाँ पे आपको एक्सेलेरेशन मिल जाएगा a इक्वल टू देखिए 1.5 डिवाइड बाय 25, तो ये मिल जाएगा एक्सेलेरेशन 0.06 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब हम इसमें से फोर्स फाइंड कर सकते हैं। सो फोर्स F इक्वल टू ma। ऑलराइट, तो यहाँ पे m यानी कि मास आपको दे दिया है 3 kg और एक्सेलेरेशन जो है वो है कितना 0.06। तो ऐसे में फोर्स आपको मिल जाएगा 0.18 न्यूटन। और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बढ़ाई है तो ऑब्वियसली फोर्स जो है मोशन की डायरेक्शन में ही लगा होना चाहिए। अगर स्पीड कम हो रही होती तो हम कह देते कि भाई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये हो गया आंसर, फोर्स लग रहा है 0.18 न्यूटन और मोशन की डायरेक्शन में ही लग रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन 5.7। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। यानी कि यहाँ पे 5 kg का एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर फोर्स लगते हैं, एक है 8 न्यूटन का, दूसरा 6 न्यूटन का। तो आपको ये फाइंड करना है कि उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। देखिए इस क्वेश्चन को इस फिगर से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप ये बॉडी देख पा रहे हो जिसका मास आपको दे दिया 5 kg और इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स ऐसे है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसे मैं F1 कह देता हूं जो कि है 8 न्यूटन, और एक फोर्स ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में है जिसको मैं F2 कह देता हूं और वो है 6 न्यूटन का। राइट, अब ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो आप पैरेललोग्राम से ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं ऐसे पैरेललोग्राम से ये रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर रहा हूं। तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये है रिजल्टेंट फोर्स F। अब यहाँ पे क्योंकि ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि F विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये दरअसल 100 हो जाता है, तो रूट 100 आ जाएगा 10। यानी कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा वो 10 न्यूटन है। अब इसमें से हम एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं।
एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स है 10 न्यूटन, मास आपको दे दिया है 5 केजी, यानी कि एक्सेलेरेशन आपको मिल गया कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में ये फाइंड करना है, तो इसके लिए मुझे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल थीटा बन रहा है ना वो फाइंड करना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, उसके साथ ये रिजल्टेंट फोर्स थीटा एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन भी होगा। मैं यहाँ पे शो कर देता हूं कि यही डायरेक्शन एक्सेलेरेशन ए की भी होगी। राइट, फोर्स और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन एक ही होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों का एंगल भी सेम ही होगा। तो मैं ये एंगल फोर्स से फाइंड कर लेता हूं और यही एंगल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब मैं कह देता हूं यहां पे, नाउ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन दैट इज थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, आपको इक्वेशन याद होगा, tan इनवर्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब देखिए अपोजिट साइड ये है और एडजेसेंट ये है, तो अपोजिट होगी 6 और एडजेसेंट है 8। राइट, तो अब मैं लिख लेता हूं थीटा इजकल टू tan इनवर्स 6 अपॉन 8, बट ये 6 अपॉन 8 जो है वो हो जाता है 0.75, तो ये हो जाएगा 0.75। अब इसमें से आप थीटा फाइंड कर सकते हो, मैं इसमें थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, तो ये जो थीटा है वो आपको मिल जाएगा 36.9 डिग्री जैसा कुछ। तो यहां पे ये मिल रहा है हमें एंगल 36.9 डिग्री। तो ये हो गया एक्सेलेरेशन ए इजकल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये होगी इसकी डायरेक्शन थीटा इजकल टू 36.9 डिग्री। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 5.8। द ड्राइवर ऑफ ए 3-व्हीलर मूविंग with a speed 36 km per hour sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the 3-wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg. देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, एक 3-व्हीलर यानी कि ऑटो रिक्शा 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑलरेडी जा रही है और अचानक रास्ते में बच्चे को देख के वो ब्रेक अप्लाई करता है, यानी कि रिटार्डिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है और 4 सेकंड के अंदर व्हीकल को स्टॉप कर देता है। अगर इस व्हीकल का मास 400 केजी और इस ड्राइवर का मास 65 केजी हो, तो आपको ये फाइंड करना है कि इसमें जो रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई किया था वो कितना था। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले इसमें जो क्वांटिटीज दी है वो लिख लेता हूं। देखिए मास यहाँ पे हमें 400 प्लस 65 करके टोटल लेना पड़ेगा, यानी कि 465 केजी लेना पड़ेगा। राइट, और जो इनिशियल स्पीड थी वो थी 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये 36 किलोमीटर पर आवर है तो इसे मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से, आपको ये पता है। तो ये हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड तो ऑब्वियसली 0 होगी क्योंकि ऑटो रिक्शा को आखिर में रोक दिया है, और जो टाइम लगता है वो है 4 सेकंड। ठीक है, तो आपको यहां पे जो रिटार्डिंग फोर्स है वो फाइंड करना है। अब रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें एक्सेलेरेशन फाइंड कर लेना चाहिए, और एक्सेलेरेशन के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे v इजकल टू v0 प्लस at, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन। तो इसमें से एक्सेलेरेशन a इजकल टू हो जाता है v माइनस v0 बाई t। अब v यानी कि 0 माइनस v0 यानी कि 10 डिवाइड बाई टाइम आपको दे दिया है 4 सेकंड। तो इसमें एक्सेलेरेशन आपको मिलेगा -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस आ रहा है क्योंकि ये दरअसल रिटार्डेशन है। सो रिटार्डिंग फोर्स, अब हम फाइंड करते हैं रिटार्डिंग फोर्स
F इजकल टू क्या हो जाएगा, एम ए, है ना। तो m कितना है 465 और एक्सेलेरेशन a कितना है -2.5। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा F इजकल टू -1162.5 न्यूटन, 1162.5 न्यूटन। आप देख पा रहे हो कि ये माइनस मिल रहा है क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए ये माइनस है यहां पे। अब देखते हैं क्वेश्चन 5.9। अ रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 किलोग्राम is blasted upward with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust, that means the force of the blast. देखिए रॉकेट जब इग्नाइट होता है तो उसमें ऑलमोस्ट एक ब्लास्ट जितना ही पावर प्रोड्यूस होता है। जो उसका फ्यूल इग्नाइट होता है तो वो इग्नाइट होने के बाद जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है वो ट्रेमेंडस होता है, वो एक ब्लास्ट से कम नहीं होता है, राइट। तो ऐसा 20,000 किलोग्राम का एक रॉकेट है और इसे ब्लास्ट करने पे यानी कि इग्नाइट करने पे वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव होता है ऊपर की ओर। तो आपको ये फाइंड करना है कि उसका इनिशियल थ्रस्ट, इनिशियल फोर्स जो था ब्लास्ट का वो कितना था। इसके लिए जरा ये फिगर देख के समझते हैं बात को। देखिए ये है रॉकेट और इसका मास आपको दे दिया है, लेट अस से कि m नाम दे देता हूं, तो m इजकल टू 20,000 किलोग्राम है, ठीक है। अब इसे एक फोर्स नीचे की ओर तो लग ही रहा होगा, दैट इज mg, है ना, और एक फोर्स इसे ऊपर की ओर लगेगा जो कि इसके फ्यूल के कंबस्टन से प्रोड्यूस होता है, राइट। यही फोर्स है जो कि रॉकेट को लिफ्ट करता है। इस फोर्स को कहते हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट T। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये दरअसल थ्रस्ट का T है। अब इसकी वजह से ये रॉकेट ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड मोशन करता है, ऐसा आपको कह दिया है यहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रॉकेट को ऊपर की ओर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, इसीलिए ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो यहां पे ये दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऊपर की ओर है थ्रस्ट और एक है नीचे की ओर mg, और इसके बावजूद ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि ऊपर की ओर इसे रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे रिजल्टेंट फोर्स जो कि F करके मैं लिखता हूं, तो F विल बी इक्वल टू T माइनस mg, राइट। और F यानी कि ma, रिजल्टेंट फोर्स के लिए आप लिख सकते हो ma, और ma यानी कि T माइनस mg। इसमें से ये थ्रस्ट हमें फाइंड करना है, तो T इजकल टू हो जाएगा m a प्लस g, राइट। और मास यहां पे है 20,000 किलोग्राम। एक्सेलेरेशन ये आपको दे दिया 5 प्लस g की वैल्यू ले लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ न्यूटन, यानी कि 3 लाख न्यूटन। देखिए इतना थ्रस्ट इसमें प्रोड्यूस हो रहा होगा, 3 लाख न्यूटन। तो पूरी बात समझ में आ गई कि दरअसल रॉकेट का जो फ्यूल है उसके कंबस्शन से जो थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो है 3 लाख न्यूटन, और नीचे की ओर mg जो लग रहा है वो हो जाएगा 2 लाख न्यूटन। देखिए ये 20,000 किलोग्राम है m, और g को 10 ले लो आप, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 2 लाख न्यूटन। तो ऊपर की ओर 3 लाख न्यूटन और नीचे की ओर ये 2 लाख न्यूटन लग रहा है, इसलिए इसको ऊपर की ओर रिजल्टेंट फोर्स मिल रहा है, और वो मिल रहा होगा ऑब्वियसली 1 लाख न्यूटन। आप देख सकते हो कि मास है 20,000 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ले लो आप, तो ये हो जाता है 1 लाख न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स। एनीवे हमें यहाँ पे थ्रस्ट फाइंड करना था, तो ये हो गया थ्रस्ट। ओके, तो बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आशा रखता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि
इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, सो हियर विथ अंशुन बलदानिया signing off. Take care.